ब्लैक होल के बारे में आपने अपने लाइफ में एक बार तो जरूर सुना होगा। ब्लैक होल से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां को अलग अलग साइंटिफिक फिल्मों में दिखाया जाता है, जिससे हमें ब्लैक होल के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा होती है। आखिर ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ब्लैक होल से जुड़ी हुई थ्योरी या फिर ब्लैक होल के बारे में पहले किसने पता लगाया? क्या ब्लैक होल सचमुच समय को भी रोक सकता है? ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों। ब्लैक होल क्या है? अगर हम आसान शब्दों में बताएं तो ब्लैक होल हमारे स्पेस या यूनिवर्स की एक ऐसी जगह है जहां से कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल में ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता है और उसी वजह से रोशनी की किरण भी इससे छूट नहीं सकती, जिसकी वजह से यह जगह डार्क ब्लैक रंग का होता है और इसी वजह से इसको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस ग्रेविटी और अंधकार है। इसका ग्रेविटी इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब यह है कि इसमें जो भी डाला जाए वो बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वो चीजें हमें दिखाई देती। लेकिन यदि मान ले कि वह प्रकाश लौटकर वापस नहीं आया, तो वह जगह ब्लैक होल हो सकता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वो भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। यह सब कुछ अपने में ही निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह मास फ्री होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। ब्लैक होल के बारे में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक थ्योरी प्रपोज किया था, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि यूनिवर्स में किसी भी वस्तु में जो ग्रेविटी दिखाई देता है उसका असली कारण है उस वस्तु का वेट या फिर मास, यानी कि किसी भी वस्तु का वजन जितना ज्यादा होगा उतना ही वो वस्तु अपने आसपास के स्पेस टाइम में ज्यादा कर्व ट्विस्ट पैदा करेगी। अगर आसान शब्दों में बता दे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें यह समझ आती है कि ग्रेविटी ये कोई बल यानी कि फोर्स नहीं है, बल्कि यह सिर्फ उस चीज के वजन की वजह से ही है। स्पेस टाइम की कर्वेचर है। यूनिवर्स में किसी भी चीज का जितना ज्यादा वेट या फिर मास होगा उतना ही ज्यादा वो चीज अपने आसपास के चीजों को खींच लेगी या फिर आकर्षित करेगी। यदि हम ब्लैक होल में चले जाएं तो क्या होगा? यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए और उसमें गिर जाए। ऐसे में आपके साथ क्या होगा? इसकी कई संभावना है। पहली संभावना, ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है। उस सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। उसमें वस्तुएं गिर तो सकती लेकिन बाहर कभी नहीं आ सकती है। यदि आप ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले आप राख में तब्दील हो जाएंगे। दूसरी संभावना, इवेंट होराइजन यानी कि ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण की सीमा आसपास भी आप आ गए तो भी उसके खिंचाव के कारण आपका शरीर लंबा चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण हो जाएगा और इस परिस्थिति में भी आपकी मौत हो जाएगी। तीसरी संभावना, यदि आप बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंस चले गए तो यहां पहुंचने के बाद क्या होगा? कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर किसी ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे तो बहुत ही अजीब हो। लेकिन यह रहस्य अब तक बना हुआ है कि ब्लैक होल के पार क्या है। चौथी संभावना, ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा है, मतलब एकदम फ्री फॉल। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। ग्रेविटेशन का बल तब आपके पाँव में ज्यादा महसूस होगा सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफी बड़ा हो, तो आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर
तब तक बिता सकते हैं जब तक कि आप भूख प्यास से मर नहीं जाते। आपको बता दें कि अभी तक जितना हम ब्रह्मांड को जान पाए हैं, उससे ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा मास वाली चीज़ ब्लैक होल है। मतलब ब्लैक होल में सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर होती है और ये इतनी ज़्यादा होती है कि इससे लाइट यानी कि रोशनी के साथ ही टाइम समय को भी खींच रख सकती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति समझ लो 1 घंटा भी ब्लैक होल के पास रुके, तो शायद तब तक हमारे पृथ्वी के 40 से 50 साल या फिर उससे भी ज़्यादा साल गुजर चुके होंगे। यानी कि ब्लैक होल के आसपास का समय भी स्लो हो जाता है, जिससे कि ब्लैक होल के पास बिताया हुआ 1 मिनट भी हमारे पृथ्वी के 1 साल जैसा हो सकता है। ब्लैक होल की उत्पत्ति कैसे हुई? इस यूनिवर्स में अगर किसी बड़े तारे का फ्यूल यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जल जाता है या फिर खत्म हो जाता है, तो वह तारा बन जाता है। फ्यूल के खत्म होने से उस तारे में जबरदस्त विस्फोट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा की कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वो धीरे धीरे सिमटने लगता है और उसके बाद वो बहुत बड़े पिंड के रूप में आ जाता है, जिसे न्यूटन स्टार भी कहा जाता है। वो आकार में बहुत बड़ा होगा, तो उसका गुरुत्वाकर्षण का दबाव भी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से अपने ही दबाव से वो कोलैप्स हो जाता है और इतना घना बन जाता है कि जिससे ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल में कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा वजन होता है। मतलब अगर हम 1 केजी कपास यानी कि रुई और 1 केजी लोहे का टुकड़ा लेंगे, तो दोनों का मास तो एक ही होगा, लेकिन दोनों का डायमेंशन अलग होगा। उसी तरह एक तारा टूट जाता है, तो बहुत ही कम समय और कम आकार में चला जाता है, लेकिन उसका मास या फिर उसका वजन उतना ही रहता है। क्या हमारे पृथ्वी को ब्लैक होल से खतरा है? इसका सिंपल जवाब है नहीं, नो। हमारे पृथ्वी में सबसे नजदीक ब्लैक होल जो है वो तकरीबन 26,000 लाइट ईयर्स दूर पर है। 1 लाइट ईयर मतलब रोशनी की स्पीड से कोई भी चीज 1 साल में एक जगह से दूसरे जगह जाएगी, उतना अंतर, जो कि लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर इतना आता है। दोस्तों, इंग्लिश में इंस्टरटेलर नाम की एक मूवी है जो कि ब्लैक होल की कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर दिए, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। ये बात उस समय की है जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इस खूबसूरत थ्योरी ने हमें लाइट और नेचर के काम करने के तरीकों को समझाने में काफी ज्यादा मदद की। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अगर आसान शब्दों में कहे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसन एक नजरिया है। ये एक पॉइंट है जिसके अनुसार चीजें काम करती है। आइए मैं आपको एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप अभी रेस्ट पर है या मोशन पे है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपका जवाब है कि आप रेस्ट पर है, तो सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको पृथ्वी के बाहर से देखे, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि आप मोशन में है, क्योंकि पृथ्वी भी मोशन में है। वह दरअसल सन यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इसका मतलब आप पृथ्वी पर है तो आप मोशन में है। तो मान लीजिए आप अपना उत्तर बदले और आप कहते हैं कि आप मोशन में हैं। तो सोचिए कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि आप रेस्ट पर हैं। तब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हो सकता है कि आप रेस्ट पर भी है और आप उसी समय मोशन में भी है? दरअसल यह जो सवाल था कि आप रेस्ट पर है या मोशन, वह अधूरा था। आपको हमसे पूछना चाहिए था कि आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं या फिर किसके नजरिए से पूछ रहे हैं। अगर आप एक एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री के नजरिए से पूछ रहे हैं, तो आप कहते कि मैं मोशन में हूं। अगर आप मेरे सामने बैठे व्यक्ति के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो वो रेस्ट पर है। हमें रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए किसी रेफरेंस की आवश्यकता होती है। दरअसल एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती, और इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आइए अब थोड़ा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर गौर करते हैं। दरअसल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पहला, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। दूसरा, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज द सेम वैल्यू इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि टाइम डायलेशन क्या है। टाइम यानी कि समय।
समय धीरे हो जाता है जब कोई बॉडी मोशन में होती है। यानी कि अगर कोई बॉडी स्पीड में है तो उसका समय धीरे हो जाएगा। उस व्यक्ति के फ्रेम और रेफरेंस के हिसाब से जो इस व्यक्ति स्पीड में नहीं है, यानी कि वो रेस्ट पर है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है पर सच है। आइए इसे और अच्छी तरह से समझने में एक उदाहरण के जरिए। मान लीजिए कि आपके पास एक क्लॉक है जिसमें लाइट टिक टॉक कर रही है, और आपका एक दोस्त जो कि स्पेस शिप में सवार है, उसके पास भी एक क्लॉक है जो कि सेम आपकी तरह ही काम कर रही है, यानी कि उसमें लाइट टिक टॉक कर रही है। अब मान लीजिए कि वह आपसे स्पीड ऑफ लाइट से दूर जा रहा है, तो सोचिए कि आपको उसकी क्लॉक की टिक टॉक कैसी दिखाई देगी। दरअसल उसके मोशन की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि उसकी क्लॉक में लाइट ने ज्यादा दूरी तय किया है। हालाँकि इसमें एक दिक्कत यह भी है कि बड़े ब्लैक होल में स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी। आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल को छोड़कर भाग नहीं सकते। भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप होराइज़न के अंदर सीधे जा रहे हैं, बिना गर्म कणों से टकराते हुए। नहीं तो आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ये सब बातें हमारी कल्पना को भी चकरा देने वाली है। यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए हम हमारी कल्पना शक्ति की सीमाओं को छूने लगते हैं। पर मनुष्य शुरू से ही इन सवालों से जूझता रहा है। पहले फिलोसोफर इन सवालों का जवाब लॉजिक के आधार पर देते थे। आजकल एस्ट्रोनॉमर्स बड़े-बड़े दूरबीनों से स्पेस की ऑब्जर्वेशन करके फिजिक्स के सिद्धांत के उपयोग से इन सवालों का उत्तर देते हैं। इन फिलोसोफर और एस्ट्रोनॉमर्स के प्रयासों से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ निरंतर बढ़ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।